अच्छा, तो फिर हमने क्या किया, जो हम बात कर रहे थे न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो हम पहले क्वांटिटी डिमांड का निकाल लें। न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 9,000, माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी हो गई 1,000, डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू कितनी 1,000, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे हम। ठीक है, जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका बिलाल कैलकुलेट किया होगा लास्ट क्लास में हमने, क्या आंसर आ रहा था याद है? हमारे पास आंसर आ रहा था 10%। ठीक है भाई, 10% आंसर आ रहा था, ये हमने करके निकाल लिया था। आप सामने देखो नोट्स में लिखा हुआ है कि भाई 10% आंसर आ रहा है। ये 10% हमारे पास आंसर आ गया था। इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने प्राइस के साथ किया। अब प्राइस का नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो मेरी मर्जी है, मैं पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लूँ, क्वांटिटी डिमांड निकाल लूँ, निकालना दोनों है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखा, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, न्यू वैल्यू मेरे पास आ गई 2.5, ओल्ड वैल्यू 2 आ गई, डिवाइड बाय 2, 2.5 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, आंसर निकाला 25% आ गया। अब 10% भी आ गया, 25% भी आ गया। अब मुझे सीधा सीधा फॉर्मूले में जाना है और इन चीज़ों को प्लग इन कर देना है। मेरे पास जो आंसर आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 25% आ रहा है। देखो फॉर्मूला सर, मेरे पास जी। ये जो 2 और 2.5 है, ये बराबर वाले का है या इस वाले का है? कौन केस सा? वन का। ये टू पॉइंट केस, फाइव और टू ये केस वन का, ये केस वन है, केस टू इस जगह पर है, ये केस टू। अभी केस, केस टू आपने शुरू नहीं करा अभी? नहीं केस वन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। केस वन की बात कर रहे हैं। तो केस वन का डेटा यूज किया तो हमारे पास ये आंसर आई है। अब इसी डेटा को मैं पीडी के फॉर्मूले में लगाता हूँ। पीडी का फॉर्मूला क्या पड़ा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आंसर आ गया मेरे पास, मैंने देखा ये 10% आ गया, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 10, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है तो ये 25 लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा भाई, 2/5, यानी कि 0.4 आंसर आ जाएगा। सही है बिलाल, 0.4 मेरे पास आंसर जी आ सर। जाएगा। इसी तरह अब मैं केस टू में आता हूँ। केस टू में देखो प्राइस चेंज सेम है, पहले 2 थी फिर 2.5, तो प्राइस चेंज का तो आंसर सेम ही आएगा, 25%, यहाँ भी 25% आएगा। फर्क कहाँ आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में फर्क आ रहा है कि पहले 1,000 थी अब 500 आ गई। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू वाला। तो न्यू वैल्यू क्या हो गई मेरे पास भाई, 500 हो गई, ओल्ड वैल्यू है 1,000, डिवाइड बाय 1,000, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर जो निकल के आ रहा है वो 50% आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, जैसे यहाँ पर पहले मैंने 10/25 किया था, 25 तो नीचे रहेगा लेकिन ऊपर 50 आ जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्क हो जाएगा। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो 25 वन जा और ये टू जा, तो टू मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई, टू आ जाएगा। वहां पहले केस में मेरे पास 0.4 आंसर आ रहा था, इस केस में मेरे पास आंसर टू आ रहा है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। जी सर। अब देखो सीधी सी बात है, जहां पर आंसर बड़ा आ रहा है इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स ज्यादा है, वहां पर आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। जहां पर आंसर कम आ रहा है वहां पर आपका रिस्पॉन्स कम है, और वहां पर आपकी इलास्टिसिटी कम है। सीधी सी ये बात है आपके पास। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। देखो एक पैराग्राफ लिखा है, ये यही बता रहा है किन गुड्स में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, किन में कम होगी। देखो पहले समझ लो इसको, फिर हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखो एक चीज है जो बहुत जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप कह लो मिल्क है, मिल्क, एग, ये समझ लो जरूरी है सर्वाइवल के लिए कि भाई आपको ब्रेकफास्ट में लेना ही लेना है। अब मिसाल के तौर पर ब्रेड हो गई, इनकी प्राइस अगर बढ़ती है बहुत ज्यादा, प्राइस बढ़ना शुरू हो गई बहुत ज्यादा से, तब भी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो बहुत आप कम करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने छोड़ दिया, मिल्क पीना छोड़ दिया, अंडे छोड़ दिए, ब्रेड छोड़ दिया, ये सारी चीजें छोड़ दी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, ये जो सारे हैं ये सारे एसेंशियल आइटम कहलाते हैं, एसेंशियल आइटम होते हैं। आप क्या करोगे,
इनकी क्वांटिटी डिमांड को कम करने लग जाओगे। पहले अगर आप 2 अंडे नाश्ते में खाते थे, अब आप हो सकता है 1 अंडा कर दो। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे कि आप बिल्कुल ही खत्म कर दो। हो सकता है पहले आप रोज अंडा खाते थे, अब आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कर दो। ठीक है, ब्रेड आप हो सकता है कम कर दो, मिल्क आप कम कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप छोड़ ही दो सारी चीजें। ये आपकी नेसेसिटी के लिए, ये आपकी नेसेसिटी आइटम्स है, जरूरी है सर्वाइवल के लिए। समझ में आ रही है बात? तो आप क्या होगा, आप यू विल कीप ऑन कंज्यूमिंग दीज प्रोडक्ट्स। लेकिन आपका जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो जाहिर सी बात है कम हो रही होगी, क्योंकि प्राइस राइज हो रही है। लेकिन क्वांटिटी डिमांड में जो रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा होगा। इसके वाइस वर्सा आईफोन है। अब आईफोन तो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। या कोई बहुत लग्जरियस वॉच है आपके पास, भाई अगर घड़ी नहीं होगी तो मर तो नहीं जाएगा ना कोई आदमी। आईफोन नहीं होगा तो आदमी नहीं मरेगा, आईफोन 14 नहीं होगा तो नहीं मरेगा। तो मिसाल के तौर पर आईफोन की प्राइस बढ़ती है थोड़ी सी भी ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, फॉरेन क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा से फर्क आ जाएगा, बहुत ज्यादा से गिर जाएगी। ये हमारे पास फर्क आएगा कि रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आईफोन की प्राइस थोड़ी से से कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड एकदम ज्यादा से बढ़ जाएगी, एकदम ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करने शुरू कर देंगे। तो लग्जरियस प्रोडक्ट्स वगैरह जिस तरह हमारे पास होते हैं, तो उनमें क्या होता है हमारे पास कि बहुत ज्यादा से चेंज आता है, हमारा रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम प्राइस के हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन जो नेसेसिटीज होती हैं, जो लग्जरियस आइटम नहीं है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, वहां पर क्या होता है, प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज होती रहे, आपको तो आइटम चाहिए ही चाहिए। चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि अगर अंडे सस्ते हो गए तो आप 10-10 अंडे एक दिन में ही खा जाओ, ऐसा नहीं होगा। आप क्या होगा, वही सेम प्रोपोर्शन से ही आप कंजम्पशन अपनी कर रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, बहुत ज्यादा से फर्क नहीं आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसी चीज को इस पैराग्राफ में देखते हैं, जो हमने पैराग्राफ लिखा है। लिखा है प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रेड आर एसेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ब्रेड है, अब बगैर इलेक्ट्रिसिटी के भी नहीं रह सकते। आजकल देख लो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, लेकिन लोग रह रहे हैं। कम यूज कर लेंगे भाई, एसी कम चला लेंगे, नहीं चलाएंगे, इस तरह के काम कर लेंगे, लेकिन यूज तो जरूर करेंगे। तो कहता है प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्रेड आर एसेंशियल आइटम्स। ये एसेंशियल आइटम्स हैं फॉर बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए। एन इंक्रीज इन प्राइस, अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी, मे ओनली हैव अ वेरी स्मॉल इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड में इसका बहुत स्मॉल इम्पैक्ट आपके पास आ रहा होगा। ये मैंने आपको बात बता दी क्यों एसेंशियल आइटम है। आगे कहता है डिमांड फॉर दीज गुड्स देयरफॉर टेंड्स टू बी रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक। कह रहे हैं इन गुड्स की डिमांड इसी वजह से क्या होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक कहलाएगी। इन इलास्टिक, देखो जब रिस्पॉन्स, हमने ये बात पढ़ ली, कम है, तो डिमांड हम क्या बोल रहे होंगे, इन इलास्टिक बोल रहे होंगे। और जब रिस्पॉन्स ज्यादा होगा तो हम बोल रहे होंगे ये इलास्टिक है। तो यहाँ पर अभी रिस्पॉन्स कम आ रहा है, जो एसेंशियल आइटम्स है उनमें हम रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो हमें चाहिए चाहिए, प्राइस कुछ भी होती रहे आगे पीछे, हमें तो आइटम चाहिए। इसी तरह आगे बताता है सिमिलरली परचेजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स ओनली अकाउंट फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मेनी पीपल्स इनकम्स। यार देखो ये भी हम चीज देखते हैं, अगर कोई आइटम मेरी इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन लेकर जाता है, तब भी मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ज्यादा से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है भाई, ये चीज मेरे पास चल रही होगी कि अगर बहुत ही कोई ऐसा आइटम है जो मेरी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट है, मिसाल के तौर पे माचिस का डब्बा। अब माचिस का डब्बा शायद 5 रुपए का आता है। अब क्या हुआ, अगर ये 10 रुपए का भी हो गया, 100% राइज आ गया प्राइस में, तब भी क्या होगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। 2 रुपए की चीजें अब 3 रुपए की हो गई, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप थोड़ा सा इससे क्वांटिटी अपनी चेंज कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम आपने सारी चीजें चेंज कर ली। ठीक है। तो क्या होता है, और एक अगर कोई चीज़ है आपकी इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चेंज लेकर आएंगे। ठीक है। अच्छा, तो क्या कह रहा है यहाँ से देखते हैं। सिमिलरली परचेजेस ऑफ न्यूज पेपर्स ओनली अकाउंट फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मेनी पीपल्स इनकम। कि जो आपका न्यूज़पेपर है वो इनकम का बहुत बड़ा पार्ट नहीं जाता। तो अगर न्यूज़पेपर की प्राइस बहुत ज़्यादा से भी बढ़ गई तो मेरी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। एंड दिस टेंड्स टू मेक डिमांड फॉर देम प्राइस इन इलास्टिक। इससे क्या होगा, कह रहा है भाई प्राइस इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट इसके ऑपोजिट क्या होगा, डिमांड फॉर मोर लग्जरियस, जो लग्जरियस आइटम है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट सच एज हॉलीडेज एंड कार्स में कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली। भाई छुट्टियों पे जाना था थाईलैंड, छुट्टियों पे जाना था टर्की, अब क्या हुआ, थोड़ा सा भी महंगा हुआ ट्रिप, 3 लाख की जगह 4.5 लाख हो गया।
अब थोड़े से प्राइस बढ़ी, क्या हुआ, परसेंटेज चेंज में थोड़े से प्राइस बढ़ी। मैंने कहा नहीं भाई अब हम ट्रिप नहीं कर रहे, 3 लाख की जगह 4 लाख हो गया भाई, ठीक है, अब हम नहीं जा रहे। हालांकि ये जो 3 लाख से 4 लाख हुआ, एक परसेंटेज चेंज में आप देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 5 रुपए से 10 रुपए में 100% राइज हो रहा है, लेकिन वहां आपको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक चीज 3 लाख से 4 लाख पे जा रही है तो आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो आप उसको हो सकता है छोड़ दें, आप उसको कंज्यूम ना करें, तो आप बहुत ज्यादा रिएक्शन दिखा रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लिखा हुआ इन कॉन्ट्रास्ट डिमांड फॉर मोर लग्जरियस हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स सच एज हॉलीडेज एंड कार्स में कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये इफ देयर प्राइस राइज, अगर प्राइस राइज हो। डिमांड फॉर दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टेंड टू बी प्राइस इलास्टिक, कहता है कि भाई इन चीजों की डिमांड जो है हमारे पास वो प्राइस इलास्टिक होती है। डिमांड फॉर दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टेंड टू बी प्राइस इलास्टिक, इन चीजों की डिमांड हमारे पास क्या होती है भाई, प्राइस इलास्टिक होती है। ठीक है भाई, तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं चीज को। देखो ये मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है, बता रहा है कि भाई प्राइस मेरी बढ़ रही है, P0 से P1 पर चली गई, और क्वांटिटी आप देखो कम हो गई। जब मेरी प्राइस थी P0, P0 प्राइस पर क्वांटिटी Q1 आ रही थी, P0 प्राइस पर क्वांटिटी मेरे पास Q0 होना चाहिए, इसको मैं Q0, दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1, ये आपके पास Q1 हो गया, और P1 पर क्वांटिटी Q1 हो गई। ठीक है, अब देखो P0 था मेरे पास, हमने अज्यूम कर लिया 10 रुपए, और क्वांटिटी उस पर आ रही थी 100। जब प्राइस कम थी तो क्वांटिटी ज्यादा आ रही थी, और जब प्राइस बढ़ गई P1 पर चला गया 20 पर आ गई, तो क्वांटिटी देखो मेरी 80 हो गई, क्वांटिटी मेरे पास कम हो गई। ठीक है, अब मुझे वो कह रहा है कि भाई पीडी निकाल के बता दो। तो पीडी का अगेन फॉर्मूला हमने लिखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब क्या होगा भाई, दोबारा अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पहले निकाल लेंगे। उसका तरीका बताया भाई, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखो कि आपके पास जो न्यू वैल्यू है क्वांटिटी डिमांड की वो है 80, न्यू वैल्यू 80 आ गई, ओल्ड वैल्यू 100 आ गई, फिर डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू है वो भी 100 लिख लिया, आंसर निकाला तो 20% आपके पास आंसर आया, 20% आपके पास आंसर आया। ये आपने देखा 20% आ गया, ये बात समझ में आ गई। ऊपर वाली कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही की है जैसे हम जी सर। अभी पिछली कैलकुलेशन देख रहे थे। नीचे आ जाओ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो क्या हुआ, ये परसेंटेज में आपके पास आंसर निकल के आ गया, ये भी परसेंटेज में आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पर भी हमने यही लगाया, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। ये देखो ये न्यू वैल्यू है और ये ओल्ड वैल्यू है, ये नीचे भी मेरे पास ओल्ड वैल्यू है। ठीक है, न्यू वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, प्राइस 20 हो गई, और ओल्ड थी 10, तो 20 डिवाइड माइनस 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आंसर 100% आ गया। अब मैंने क्या किया, 20% आ गया, 100% आ गया, इसको सीधा सीधा फॉर्मूले में लिख दिया। फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज, ये लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो वो मेरे पास 20% आ गया, 20% यहाँ पर लिख दिया, परसेंट लिख दिया, यहाँ पर भी परसेंट लिख दिया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो -20% डिवाइड बाय +100%। अच्छा, ये माइनस प्लस से क्या होता है ये मैं भी आपको बात बताता हूँ। तो आपने क्या लिखा, -20% आ गया था ऊपर, इसका आंसर आ गया था 100%, क्योंकि 80 माइनस 100 करेंगे तो -20 आता है। ठीक है, -20% आपका आंसर आ गया। आपने लिखा -20% डिवाइड बाय +100%, जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया -0.2, आपके पास आंसर आ जाएगा -0.2। ठीक है, अब ये जो 0.2 है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू आ रही है 0.2, ये आपको बताता है अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कितना इलास्टिक है। जो भी वैल्यू है ना, वो आपको आपकी इलास्टिसिटी के बारे में बता रहा है। और मैंने बताया जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी इलास्टिसिटी कम होगी, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी इलास्टिसिटी कम होगी। तो 0.2 हमें क्या बता रहा है, जो वैल्यू है, कह रहा है 0.2 जो वैल्यू है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। और आगे लिख रहा है हाइयर द वैल्यू हाइयर द पीईडी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास होगी, ये बात वो आपको बता रहा है। ठीक है,
तो वैल्यू हमें क्या बता रही है, इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट के बारे में बता रही है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी अब हमारी हाइयर क्या आ रही है, पीडी आ रही है। ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये साइन आ रहा है जो नेगेटिव साइन है। ये साइन आ रहा है हमारे पास जो नेगेटिव साइन है, ठीक है। अच्छा, अब अब ये जो साइन होता है ना, ये हमें बताता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बताता है। जैसे हमारे फॉर्मूले में दो चीजें हैं, क्या क्या है, ऊपर है क्वांटिटी डिमांड और है प्राइस। क्वांटिटी डिमांड और प्राइस दो चीजें हैं। तो इन दो चीजों का हमें रिलेशनशिप बता रहा होगा साइन। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है इस बारे में बताएगा। तो रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। नेगेटिव साइन का मतलब होगा इनवर्स रिलेशनशिप, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो मतलब होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो हमें ये बात पता भी है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों? अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड मेरे पास कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड मेरे पास बढ़ जाती है। ये इनवर्स रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है। तो ये साइन हमारे पास जो आ रहा है ये हमें रिलेशनशिप बताता है फॉर्मूले में जो दो चीजें हैं, यानी कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस, इन दो चीजों का आपस में क्या रिलेशनशिप है इस बारे में हमें बता रहा है। क्लियर है? सर जी। जब माइनस में आंसर आता है तो इसका मतलब कि जो है ना हमें लॉस हो रहा है। लॉस या नहीं, लॉस और प्रॉफिट की बात ही नहीं है। मैं यही आपको बात बता रहा हूँ, माइनस में जो आंसर आ रहा है इसका मतलब है कि जो फॉर्मूले में हमारे पास दो चीजें हैं, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है आपस में। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैंने बताया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब, अभी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? जी सर, हो गई। ठीक है। अच्छा, ये बात आ गई। अच्छा, एक सेकंड, इसको पहले मैं सब कर दूं, क्यों- फिर आगे चलते हैं। सर क्योंकि सर फर्क एक चीज में भी आ सकता है, दोनों चीजों में जरूरी नहीं है कि दोनों चीजों में फर्क आए। नहीं, एक चीज दोनों ही में फर्क आएगा, एक चीज के फर्क आने से दूसरे में फर्क आएगा। यही तो हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे कितना फर्क आ रहा है। ठीक है सर। अगर बिल्कुल भी फर्क नहीं आया ना, इसका मतलब है वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, वहां पे तो इलास्टिसिटी कुछ है ही नहीं। वो तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा, मतलब कोई आंसर इसका बन ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे आप। वही हमने बात की ना कि भाई जी। जैद ने आपको एक लगा दिया खींच के, अब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो उसका आपका रिस्पॉन्स कुछ है ही नहीं, जीरो है ना। अच्छा, जी अब सर। अब आप देखो, ये आपके पास एक स्पेक्ट्रम, एक लाइन बनी हुई है, रेंज ऑफ पीडी आपको बता रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो। देखो, जो हमने पीडी निकाला, जैसे हमारे पास आंसर 0.2 यहाँ पर आ रहा है, इस तरह मुख्तलिफ आंसर आएगा, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, तो इसको याद कर लो कि क्या होता है। देखो, अगर मेरा आंसर इक्वल टू 1 आ जाए, अगर 1 के बराबर आ जाए आंसर मेरा, इसका मतलब होता है मैं यूनिटरी इलास्टिक हूँ। इसको हम क्या कहते हैं कि मैं यूनिटरी इलास्टिक हूँ। अगर मेरा आंसर 1 के बराबर आ जाए तो उसको मैं कहता हूँ कि मैं यूनिटरी इलास्टिक हूँ। ठीक है। अगर मैंने फॉर्मूला लगाया और आंसर मेरा 1 आ गया तो उसका मतलब होगा मैं यूनिटरी इलास्टिक हूँ। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है जितना चेंज आ रहा है प्राइस में उतना ही सेम चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में। मसलन प्राइस में चेंज आया 50%, तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ जाएगा 50%, तो 50/50 आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, कि भाई यूनिट यूनिट 1 से निकला है, यूनिटरी इलास्टिक आंसर 1 आएगा। अच्छा, अब अगर मेरा आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, और इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है कि बस आंसर आता ही रहेगा, मतलब इन्फिनिट आंसर है, पता नहीं क्या आएगा, उससे छोटा छोटा है, 1 और इन्फिनिटी के दरमियान है मेरा आंसर, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। अगर मेरा आंसर 1 और परफेक्टली इलास्टिक के दरमियान आ रहा है, उसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर मेरा आंसर 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, जैसे अभी आया था 0.2, देखो 0.2 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो अगर मेरा आंसर ये आ रहा है 0.2 जो कि 1 और 0 के दरमियान है, उसको मैं बोलूंगा ये है मेरे पास रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसको मैं क्या कहूंगा, मेरे पास ये है रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये मेरे पास था रिलेटिवली इलास्टिक, और ये मेरे पास है रिलेटिवली इन इलास्टिक पार्ट। रिलेटिवली इलास्टिक, ये मेरे पास है रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, ये बात हमारे पास आ गई। अच्छा, अब देखो, तीन केसेस आ गए। या तो मेरा आंसर आ रहा है 1, तो यूनिटरी इलास्टिक हो गई, और अगर मेरा आंसर 1 और इन्फिनिटी के दरमियान आ रहा है तो रिलेटिवली इलास्टिक, अगर मेरा आंसर 0 और 1 के दरमियान आ रहा है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक मेरे पास आंसर आ रहा है।
बाद दफा ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जैसे भी हमने बात की कि भाई प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये मेरा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसी तरह मेरे पास क्या हुआ, बाद दफा ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा सा भी प्राइस चेंज की, एक इन्फिनिट, पता नहीं इन्फिनिट मेरा चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांड में, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो पांच केसेस हमारे पास आ गए, हमारे पास पांच केसेस आ गए। पांच केसेस क्या क्या आ गए भाई, या तो मैं पीडी निकालूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जो हमने पढ़ लिया, पीडी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मेरा आंसर बराबर आ रहा है वन के, तो उसको मैं क्या कहूँगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और अगर मेरा आंसर आ रहा है वन से बड़ा, वन से बड़ा आ रहा है मेरा आंसर, है वन से बड़ा, तो इसको मैं, वन से बड़ा है और किससे छोटा है, वन से तो आंसर मेरा बड़ा है, लेकिन मेरा आंसर छोटा है इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से छोटा है, इसको मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास हो जाएगा रिलेटिवली। सर ये एरो जो बने हुए हैं, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। किस एरो को, ये एरो नहीं, ये तो जो ग्रेट, आपने ये तो ग्रेटर देन लेस देन है अच्छा, ना, ये तो ये ग्रेटर देन लगाना लेस जरूरी देन, है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ग्रेटर देन कि अगर मेरा आंसर, अगर मेरा आंसर बड़ा हो वन से और छोटा हो इन्फिनिटी से, तो क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक। इसी तरह अगर मेरा आंसर, अगर मेरा आंसर छोटा हो वन से छोटा आ रहा है लेकिन बड़ा है जीरो से, जीरो से अगर बड़ा मेरा आंसर है, इसको मैं क्या कहूँगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये मेरे पास आ जाएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये मेरे पास चीज आ गई। और अगर मेरा आंसर आ रहा है इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक, ये हमने बात पढ़ ली। और अगर मेरा आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ये सारी चीजें हमने नोट्स में पढ़ी, वापस आ जाओ आप लाइन पर, देखो। अगर वैसे मेरा जीरो या जीरो से कम होगा तो इन इलास्टिक, और जीरो से ज्यादा होगा तो इलास्टिक। जीरो अगर होगा, अगर जीरो होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक, जीरो से बड़ा है वन से छोटा है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये लिखा हुआ है। अगर वन आ रहा है, यूनिटरी इलास्टिक। वन से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कुछ भी आता है, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर इन्फिनिटी 0.2 है। 0.2 है, तो देखो ना, 0.2 जीरो से बड़ा है वन से छोटा है, कहाँ आएगा, इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक, यहाँ पर आएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक। और अगर आंसर टू आ रहा है, तो कहाँ आ जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप देखो, ये अगली बात क्या बता रहा है, कह रहे इलास्टिसिटी आपके पास बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कहूँ इलास्टिसिटी बढ़ रही है, इलास्टिसिटी राइज हो रही है, देखो ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, इलास्टिसिटी अगर राइज हो रही है, इसका मतलब क्या है, कि जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड का टू अ चेंज इन प्राइस बढ़ता जा रहा है। जो मेरा रिस्पॉन्स है क्वांटिटी डिमांड का टू अ चेंज इन प्राइस, वो मेरे पास राइज होता चला जा रहा है, वो मेरा राइज होता चला जा रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं कि भाई ये इलास्टिसिटी मेरे पास बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात होती है हमारे पास। मैंने ये पहले आपको बात बता दी है कि अगर इलास्टिसिटी कम हो रही है, इसका मतलब रिस्पॉन्स कम हो रहा है, इलास्टिसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब रिस्पॉन्स आपके पास बढ़ रहा है। अब ये जो हमने पांच सिनेरियोज पढ़े हैं ना भाई, ये वाला, ये वाला, फिर ये और ये पांच पढ़ लिए केसेस। ठीक है, एक था परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर था रिलेटिवली इनइलास्टिक, फिर था यूनिटरी इलास्टिक, फिर था रिलेटिवली इलास्टिक, और फिर था परफेक्टली इलास्टिक। ये पांच केसेस पढ़ लिए। इन पांचों केसेस की हम डायग्राम्स बनाएंगे और अलग अलग हर केस को डिस्कस करेंगे। इन पांचों केसेस की डायग्राम्स बनाएंगे और इन पांचों केसेस को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। पहला केस आ जाओ जहाँ पर पीडी हमारे पास जीरो आ रही है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये देखो पहला केस हमने ये वाला ले लिया, परफेक्टली, जहाँ पीडी मेरा जीरो आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, जहाँ आंसर मेरा जीरो आ रहा है पीडी का। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने पीडी का पहले फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, बार बार ना मैंने पीडी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ताकि लिख लिख के याद हो जाए। पीडी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला आ गया।
यहाँ पर क्या होता है, देखो ये ऐसी चीजें होती हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा से बढ़ रही होती है, लेकिन होता ये है कि आप बिल्कुल भी क्वांटिटी डिमांड में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। मसलन अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, देखो बिलाल भाई तुम्हारा अल्लाह ना करे कोई बहुत करीबी जानने वाला है, उसको लाइफ सेविंग ड्रग देनी, अगर वो दवा नहीं दी तो वो बंदा मर जाएगा। और वो दवा 1 लाख रुपए की थी, अब वो 2 लाख रुपए की हो गई है। ठीक है, तो क्या आप क्या करोगे? आप दवा 2 लाख की होगी तो आप छोड़ दोगे कि चलो यार मर जाओ कोई मसला नहीं है, या आप पूरी कोशिश करोगे कि आप उसको दवा दे दो भाई, चाहे 1 लाख की है, 2 लाख की है, 3 लाख की है, मैंने तो देना है, मैंने इस बंदे को बचाना है, बहुत करीबी क्लोज रिलेटिव है, और आपको पता है कि अगर ये मेडिसिन देगी तो इसकी लाइफ बच जाएगी वरना ये गया, तो अब आप क्या करोगे? प्राइस जितनी भी बढ़ती जाएगी दवा ले लोगे, या कहोगे नहीं यार छोड़ो महंगी हो गई मर जाए कोई बात नहीं, क्या करोगे आप? नहीं, कोशिश करूंगा। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, पूरी आप कोशिश करेंगे कि भाई ये किसी न किसी तरीके से